नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। एपिसोड 6 ब्लड। थोड़ा और नीचे आने पर दक्ष को एक और पोस्ट दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसे देखकर दक्ष थोड़ा हैरान सा रह गया था। वो पोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन उसका पासवर्ड उस यूजर के पहले वाले पोस्ट में था। इसलिए दक्ष ने उस पासवर्ड के जरिए इस पोस्ट को ओपन कर लिया था। इस पोस्ट में मैजिकल रियल्म और ब्लड बीस्ट के बारे में डिटेल जानकारी थी। हेलो, मेरा नाम वी है। मैं उस यूनिट में काम करता था जो यूनिट मैजिकल रियल्म और ब्लड बीस्ट के बारे में रिसर्च करती है। मैं भी उनकी टीम का एक हिस्सा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने मुझे निकल दिया। ये प्रॉब्लम उन लोगों की थी, ना कि मेरी। खैर, जाने दीजिए। मैं आप लोगों को मैजिकल रियल्म और वहां के ब्लड बीस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैजिकल रियल्म का सबसे पहला गेट और सबसे बड़ा गेट भी 9 एरिया में खुला था, और वो पोर्टल गेट अब तक का सबसे बड़ा पोर्टल गेट है। अब उस जगह को सरकार ने भी 9 बैटलफील्ड बना दिया ताकि आम लोग उसके अंदर ना जा सके। ये गेट 2015 में खुला था। उसके बाद कई और पोर्टल गेट जगह जगह पर खुले थे, लेकिन वो बहुत छोटे पोर्टल गेट थे। उन पोर्टल गेट को बाहर चोट से तोड़ा जा सकता था, इसलिए सरकार ने बाकी पोर्टल गेटों तोड़ दिया। लेकिन ये पोर्टल गेट इतना पावरफुल था कि ये अभी तक नहीं टूट पाया है। रिसेंटली ये पोर्टल गेट बहुत ज्यादा संख्या में ओपन होने लगे हैं, और ये गेट एक दिन से ज्यादा ओपन रह गए तो उस मैजिकल रियल्म बहुत पावरफुल ब्लड बीस्ट इस दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब सरकार और बड़े बड़े लोगों के पास इतने ट्रेंड लोग नहीं है जो इन ब्लड बीस्ट से लड़ सके, इसलिए अब सरकार आने वाले कुछ महीने में आम लोगों के लिए इन पोर्टल गेट को ओपन कर देंगी। ये मैजिकल रियल्म अर्थ से लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा बड़ा हो। इस रियल्म के ब्लड बीस्टों को पावर, स्पीड और इंटेलिजेंट के आधार पर 9 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 स्टार ब्लड बीस्ट, 2 स्टार ब्लड बीस्ट, 3 स्टार ब्लड बीस्ट, 4 स्टार ब्लड बीस्ट, 5 स्टार ब्लड बीस्ट, 6 स्टार ब्लड बीस्ट, 7 स्टार ब्लड बीस्ट, 8 स्टार ब्लड बीस्ट, 9 स्टार ब्लड बीस्ट। ये 9 टाइप के ब्लड बीस्ट होते हैं। इनमें से अभी तक एक इंसान ने 7 स्टार ब्लड बीस्ट से फाइट की थी, और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। साल 2017 में शहर में कुछ खाली बिल्डिंग तबाह हो गई थी। उनको तबाह करने में 3 स्टार ब्लड बीस्ट का हाथ था। सिर्फ एक ब्लड बीस्ट ने कुछ ही घंटों में 10 बिल्डिंगों को धूल में मिला दिया था, और उनको बनाने में 10 साल लग गए थे। ये इतने पावरफुल है कि एक स्टार ब्लड बीस्ट की स्किन को एक नॉर्मल गन की गोली भी भेद नहीं पाती है। एक स्टार ब्लड बीस्ट को मारने के लिए एक हाई पावर वाली स्नाइपर गन चाहिए। इससे यह पता चलता है कि ये ब्लड बीस्ट कितने पावरफुल है। जब भी ब्लड बीस्ट मरता है, वो अपने पीछे एक रेलिक छोड़ जाता है, जिसको यूटिलाइज करने पर कुछ भी मिल सकता है। यदि इन रेलिक्स को यूटिलाइज किए बिना बेचा जाए तो वो एक भरी कीमत में बिकता है। कुछ रेलिक तो इंसानों को मैजिकल पावर्स भी देते हैं, जबकि कुछ रेलिक फिजिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। पोस्ट एंड। वाओ, जैसा इस पोस्ट में लिखा है वैसा हो गया तो हर इंसान के पास कोई ना कोई मैजिकल पावर होगी। सुनने में कितना कुल है, लेकिन उन ब्लड बीस्ट को मरना मेरे जैसे बच्चों का खेल नहीं है। मैंने जो ब्लड बीस्ट देखे थे वो 1 स्टार ब्लड बीस्ट ही थे, लेकिन वो डबल हेडेड डॉग 2 या 3 स्टार ब्लड बीस्ट लग रहा था। इसका मतलब 9 स्टार बीस्ट इस दुनिया में आ गया तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। एक मिनट, उन दोनों को उस डॉग से कोई भी रेलिक नहीं मिला। क्या ये रेलिक का मिलना लक पर डिपेंड होता है क्या? दक्ष सोचता है। उसके बाद दक्ष कुछ और देर तक मैजिकल रियल्म के बारे में पता लगाता है। अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर सरकार ने मैजिकल वर्ल्ड के सीक्रेट को लोगों के सामने रख ही दिया था, जैसा उस पोस्ट वाले इंसान ने कहा था। इसी के साथ उस पोस्ट में लिखी गई हर एक बात सच निकली। 1 ईयर लेटर, इस 1 साल में सब कुछ बदल गया था। जैसा दक्ष ने सोचा था, इस 1 साल में शहर में लगभग लोगों के पास मैजिकल पावर आ गई थी। इसी तरह बहुत से लोग मैजिकल वर्ल्ड में जाने लगे और वहां से ब्लड बीस्ट को मारकर बहुत से रिसोर्स को कलेक्ट करते और उन्हें मार्केट में बेचकर लाखों कमाते थे। एक नॉर्मल रेलिक की कीमत भी लाखों से शुरू होती थी, और इन सबको देखकर ही दक्ष डिसाइड करता है कि वो भी एक ब्लड हंटर बनेगा, क्योंकि अब वो और ज्यादा कमजोरों वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था। आज दक्ष कई दिनों के बाद जाकर अपनी मॉम से मिलने वाला था, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल के निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही दक्ष सीधे अपनी मॉम के पास चला गया। वहां जाकर दक्ष देखता है
कि उसकी मॉम के बेड के पास टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ था, जिसका रंग चमकीला था, जिसके कारण दक्ष की नजर आते ही उस पर पड़ गई थी। दक्ष ने वो लेटर उठाया और उसे पढ़ता है। वो लेटर उसकी बहन पलक ने लिखा था। उसने लिखा था कि मैं ये सब और नहीं झेल सकती हूं। तुमने हमेशा मेरे लिए मुसीबतें खड़ी है। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि किसी को तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में पता न लग जाए। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूं। इसलिए मैं अब जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और यदि कभी मिल भी जाओ तो मुझे पहचानने से इनकार कर देना। और रही बात मॉम की, तो मॉम अब दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया है। इसलिए वो न तो हमें सुन सकती है और नहीं देख सकती है। अब वो बचे हुए कुछ साल शांति से गुजार सकती है, और हर महीने मैं मॉम और तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज दूंगी। बाय बाय। दक्ष उस लेटर को पढ़ता है। इतने में राजीव उस वार्ड में आ जाते हैं। उनके आते ही दक्ष उनसे एक ही बात पूछता है कि उसकी मॉम देख और सुन सकती है क्या? नहीं, अब वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। राजीव कहता है, तुम्हें तुम्हारी बहन का लेटर मिल गया। राजीव लेटर को देखते हुए कहते हैं, हाँ। दक्ष एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, चलो फिर बाकी बातें वार्ड से बाहर करते हैं, यहां पर करना ठीक नहीं होगा। राजीव दक्ष से कहता है, और फिर दक्ष और राजीव दोनों केबिन में चले गए। पलक ने ये करके अच्छा नहीं किया। उसे अपनी खुशी के लिए तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। राजीव दक्ष से कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो सिर्फ मेरी वजह से ही गई है। मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी की है, और पहले मैंने ऐसे काम किए जिससे दीदी ही सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुई है। और वैसे भी अब मॉम देख और सुन नहीं सकती है, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन उनके पास आया है और कौन नहीं। और मॉम के पास कुछ साल और है, उसके बाद हम दोनों वैसे भी अलग ही हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो अपनी लाइफ जिए और मैं अपनी। दक्ष राजीव से कहता है, दक्ष तुम सच में काफी बड़े हो गए हो। अब आगे क्या करने का सोचा है? राजीव एक बार फिर से दक्ष से पूछता है। मैंने सोचा है कि मैं एक ब्लड हंटर बनूं। दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर राजीव शॉक्ड रह जाते हैं। दक्ष, तुम्हें पता है कि वहां पर कितना खतरा है? यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? राजीव दक्ष से कहता है, अंकल इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ब्लड हंटर बनकर एक दिन में जितने पैसे कमाऊंगा उतने तो मैं एक साल में भी कमा नहीं पाऊंगा। और अब मैं और ज्यादा ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। ये लाइफ तब तक ही अच्छी लगती थी जब मॉम डैड और दीदी साथ में थे, लेकिन अब यही जिंदगी मुझे की सी सुई की तरह चुभती है। दक्ष राजीव से कहता है। एपिसोड 7 नौवा बेस। अंकल इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ब्लड हंटर बनकर एक दिन में जितने पैसे कमाऊंगा उतने तो मैं एक साल में भी कमा नहीं पाऊंगा। और अब मैं और ज्यादा ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। ये लाइफ तब तक ही अच्छी लगती थी जब मॉम डैड और दीदी साथ में थे, लेकिन अब यही जिंदगी मुझे किसी सुई की तरह चुभती है। दक्ष राजीव से कहता है, लेकिन दक्ष तुम ये तो जानते हो ना कि पिछले साल इस शहर से 50,000 लोगों ने ब्लड हंटर बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आज इस शहर में केवल 1,000 ब्लड हंटर है। बाकी लोगों ने अपना नाम ब्लड हंटर की लिस्ट में से हटा लिया, क्योंकि बहुत से लोग मैजिकल वर्ल्ड में ब्लड बीस्ट द्वारा मारे गए थे। राजीव दक्ष को समझाते हैं, अंकल मैं ये सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक ब्लड हंटर बनना चाहता हूं। यदि मैं ब्लड हंटर नहीं बना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे 10,000 या 15,000 से ऊपर की जॉब देगा। इससे अच्छा मैं मैजिकल वर्ल्ड में जाकर अच्छे पैसों के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी बन जाऊंगा, ताकि मैं फिर कभी राहुल जैसे गधों के सामने बेबस ना रहूं। दक्ष कहता है। जब राजीव को विश्वास हो गया कि वो दक्ष से जीत नहीं सकते हैं, तब उन्होंने भी हार मान ली और दक्ष जो करना चाहता था उसके लिए मान गए। अंकल यदि मुझे कुछ हो जाए तो आप मॉम का ख्याल रखिए, वैसे उनके पास 5 साल और है। दक्ष सैड फेस के साथ राजीव से कहता है, ठीक है। राजीव कहते हैं, और फिर वो दोनों कई और मैटर्स पर बातें करते हैं। उसके बाद दक्ष वहां से निकल जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि उस मैजिकल वर्ल्ड में और क्या क्या है। मेरे लिए ब्लड हंटर ज्वाइन करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने कल रात इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में बहुत सी रिसर्च की और उससे मुझे पता चला कि इस पोर्टल गेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि पोर्टल गेट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके नजदीक आते ही खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी वेपन जो मैग्नेटिक एलॉय यानी जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल को सीधे अंदर नहीं ले जाया जा सकता है। इनसे बने
वेपनों को एक स्पेशल टाइप के बॉक्स में ले जाया जाता है। वो बॉक्स मैग्नेटिक फील्ड को रोकता है, लेकिन ये बॉक्स बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए अमीर लोग ही इस बॉक्स को खरीद पाते हैं। दूसरा तरीका है स्टोरेज रेलिक में रख कर ले जाया जाता है। स्टोरेज रेलिक ये ब्लड बीस्ट से मिलने वाला रेलिक है, जिसको यूटिलाइज करके एक स्टोरेज बनाई जाती है। ये स्टोरेज हमेशा यूजर के साथ रहती, लेकिन ना तो ये दिखाई देती है और ना ही इसका कोई वजन लगता है। लेकिन ये रेलिक बहुत ही कम लोगों के पास है, जिनमें से कुछ लोग इसका यूज पैसे कमाने में करते हैं। जैसे वो लोग पोर्टल गेट पर खड़े होकर उन लोगों का वेट करते हैं जिनके पास आयरन से बने हुए हथियार को पोर्टल के अंदर ले जाने का काम करते, और इसके बदले वो लोग इसका किराया लेते। इससे उन लोगों की जान भी खतरे में नहीं पड़ती और पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं। मैंने तो कई पोस्ट में ऐसा भी पढ़ा था कि जब किसी ब्लड से फाइट कर रहे हो और कुछ ही समय में उसके सिर का सिंबल सफेद रंग से लाल रंग में बदल जाए, तो फिर बिना सोचे तुरंत ही वहां से भाग जाना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ब्लड बीस्ट ऐसा करता, तब समझ लेना कि वो एक्सट्रीम लेवल का एंग्री, और फिर वो अपनी सिंबल को रेड कलर में कन्वर्ट करके अपना रेज मोड को अनलॉक कर लेता है। इसमें वह अपने लेवल यानी 1 स्टार या 2 स्टार, इसी तरह एक लेवल पावर्स बढ़ जाती है। जैसे 1 स्टार ब्लड बीस्ट रेज मोड में जाने पर 2 स्टार ब्लड बीस्ट जितनी पावर्स को इमर्ज कर सकता है। दक्ष मन में सोचता हुआ नोवा बेस की तरफ बढ़ता है। नोवा बेस वही जगह है जहां पर मैजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्टल गेट है, और वो जगह इस शहर के बाहर नॉर्थ साइड में है, जहां पर जाने के लिए दक्ष को सिटी मेट्रो स्टेशन से स्पेशल मेट्रो लेनी पड़ती है, जो 10 मिनट के अंदर अंदर नोवा बेस पहुंचा देती है। मैजिकल वर्ल्ड में जाने के लिए एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड बनता है, हंटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है। दक्ष बहुत ही जल्द उस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर अपने आप को एक ब्लड हंटर के रूप में रजिस्टर करवा के अपना हंटर आईडी कार्ड ले लिया। वो आईडी कार्ड देखने में एक ब्लैक एंड रेड कलर का प्रीमियम क्वालिटी का मेटल कार्ड था, जिसके आगे दक्ष का नाम और पीछे व्हाइट कलर में ब्लड हंटर लिखा हुआ था। आईडी कार्ड लेने के बाद दक्ष सीधा मेट्रो में चला गया। जैसे ही वो मेट्रो में चढ़ा, वैसे उसे कुछ जाने पहचाने लोग दिखाई दिए, जिसे देखकर दक्ष थोड़ा परेशान सा हो गया। वो लोग राहुल और उसके 5 चमचे थे। नितिन दत्ता, अमन कपूर, अंजलि गुप्ता, समय वर्मा, पूजा भट्ट और राहुल खन्ना उनका लीडर था। उन सबको देखकर दक्ष तुरंत मेट्रो में आगे की तरफ जाने लगता है। हालांकि आज भीड़ ज्यादा होने के कारण दक्ष उन लोगों को नोटिस नहीं हुआ। ये गधे के बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने तो मेरे से बहुत पहले ही ब्लड हंटर ज्वाइन कर रखा है। दक्ष आगे जाते हुए कहता है और फिर रुककर पीछे देखता है। वो देखता है कि राहुल भी आगे की तरफ आ रहा है। ये देखकर दक्ष और भी ज्यादा परेशान सा हो गया था। इसके बाद दक्ष बार बार पीछे देखते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और इसी तेजी दक्ष किसी इंसान से टकरा जाता है और फिर वो किसी दूसरे इंसान पर गिर जाता है। दक्ष महसूस करता है कि वो जिस पर गिरा है उसका शरीर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, और जब दक्ष उसकी तरफ देखता है उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। एपिसोड 8 डेव। दक्ष महसूस करता है कि वो जिस पर गिरा है उसका शरीर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, और जब दक्ष उसकी तरफ देखता है तब उसका कलेजा मुंह में आ जाता है, क्योंकि दक्ष जिसके ऊपर था वो और कोई नहीं बल्कि इशिका थी। अरे यार, क्या बदकिस्मती है, खाई से निकला और कोने के ऊपर गिर गया, नहीं कुएं में गिर गया। दक्ष अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने मन में कहता है। उसके बाद बिना 1 सेकंड की देरी किए दक्ष इशिका के ऊपर से उठ गया। उठाते ही इशिका के बॉडीगार्ड दक्ष को पकड़ लेते हैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया मैम, आई एम रियली सॉरी मैम। दक्ष अपना सिर झुकाकर सॉरी बोलता है। तू दक्ष ही है ना? इशिका भी उठाती हुई दक्ष से कहती है। सॉरी इशिका जी, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। दक्ष हाथ जोड़कर इशिका से सॉरी कहता है। ठीक, मैंने तुम्हें माफ किया, आगे से ध्यान रखना। दक्ष को इतनी बार माफी मांगता हुआ देखकर इशिका दक्ष को माफ कर देती है। थैंक यू इशिका जी, थैंक यू, दक्ष कहता है और फिर बिना पीछे मुड़े जल्दी से आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन एक बार फिर दक्ष किसी से टकरा जाता है और फिर वो उसको सॉरी बोलता है, और आगे बढ़ते ही एक बार फिर से दक्ष किसी से टकरा जाता है। ये सब देखकर इशिका अपने आप से कहती है, ये दक्ष कहीं दिमाग से हिल तो नहीं गया, या फिर कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया है। इधर राहुल भी अपने बाकी दोस्तों से बात करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी राहुल और इशिका की नजरें आपस में मिल जाती है।
राहुल ने जैसे ही इशिका को देखा वैसे ही वो उसे हेलो कहने ही वाला था कि तभी इशिका बिना किसी देरी के वहां से चली जाती है। ये देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो इशिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तभी सोचूं वो दक्ष इतनी हड़बड़ी में क्यों था। वैसे भी इन राहुल जैसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। इसने पता नहीं कितने और दक्ष जैसे लोगों की जिंदगी खराब की होगी। इशिका अपने मन में राहुल के बारे में सोचती हुई आगे चली जाती है। इधर दक्ष मेट्रो के फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गया। अब उसके पास आगे जाने की कोई जगह नहीं बची थी। इस मेट्रो को नोवा बेस पहुंचने में घंटों का समय क्यों लग रहा है, दक्ष अपने आप से कहता है। तभी एक इंसान को दक्ष के ठीक पीछे खड़ा था। वो कहता है, राहुल मैं यहां पर हूं, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं। जैसे दक्ष के पीछे खड़े आदमी ने राहुल का नाम लिया, दक्ष थोड़ा घबरा गया और वही उसी कंपार्टमेंट के एक कोने में अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। इतने में वो मेट्रो रुक गई। मेट्रो हैज रीच्ड नोवा बेस। मेट्रो के अंदर लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग नीचे उतरने लगे। कुछ देर बाद दक्ष धीरे से पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि राहुल और बाकी सब उस मेट्रो से नीचे उतर गए हैं और पोर्टल गेट के अंदर चले गए हैं। ये देखने के बाद जाकर दक्ष एक राहत की सांस आई। इधर इशिका दक्ष की हरकतों को उसी कंपार्टमेंट से देख कर रही थी। दक्ष की छुपन छुपाई देखकर इशिका को हंसी आ गई। इधर दक्ष का ध्यान राहुल से हटकर अपने आसपास गया तो वो देखता है कि एक मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने वाला क्रिएचर उसके पास खड़ा है। उसे देखकर दक्ष एकदम से डर गया और एक बार लड़खड़ाते हुए किसी से टकरा जाता है। दक्ष ये सिर्फ एक आर्मर है, इससे डरने को कोई जरूर नहीं है। दक्ष अपने आप को समझाता हुआ अपने आप से कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इशिका अपना सिर पकड़ती हुई अपने आप से कहती है और फिर अपने लोगों के साथ मेट्रो से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ दक्ष सॉरी बोलता हुआ मेट्रो से बाहर आ जाता है। दक्ष बाहर आकर देखता है इस पोर्टल गेट के चारों तरफ करीब 2 से 3 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरफ से कवर किया गया और पोर्टल के 1 किलोमीटर के अंदर एक गार्डन है और उस पोर्टल गेट के ऊपर और दोनों साइडों बहुत ही ज्यादा बड़ी रिंग लगाई हुई थी। ये रिंग इस पोर्टल से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अब्जॉर्ब करता है और उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पोर्टल और रिंग दोनों मिलकर एक दिन में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं उसे खर्च करने के लिए इस शहर को 5 दिन लग जाते हैं। ये क्या है, ये जगह कितनी एडवांस और परफेक्ट है। ये जगह तो मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छी है। अब मेरी क्यूरोसिटी और भी ज्यादा हो रही है, इस पोर्टल के दूसरी तरफ की दुनिया कैसी होगी। दक्ष एक्साइटेड होता हुआ अपने आप से कहता है। इस जगह को देखने के बाद दक्ष की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और फिर दक्ष उस पोर्टल गेट में एंटर करता है। दक्ष उस पोर्टल गेट में एंटर करता है, वैसे ही दक्ष को अपने शरीर के अंदर एक कंपन महसूस हुई जो ऐसी लग रही थी कि मानो कोई उसकी आत्मा को पकड़कर खींच रहा हो। और फिर दक्ष अपने आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया देखता है। जैसे ही दक्ष ने मैजिकल वर्ल्ड को देखा वो हैरान रह गया। दक्ष ने अभी अभी जो इमेजिन किया था वो तो यहां पर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उससे से बहुत ज्यादा था। दक्ष ले आंखों के सामने एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड था। इस मैजिकल वर्ल्ड में इंसान में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दी। यहां पर हर एक बिल्डिंग एक यूनिक डिजाइन के साथ बनाई गई थी। क्या ये सब केवल 5 सालों में बनाया गया है क्या? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई इतने कम समय में इतने सारे शेल्टर और बाकी बिल्डिंग एक यूनिक डिजाइन के साथ कैसे बना सकता है। दक्ष उस जगह को देखता हुआ कहता है। दक्ष उस जगह की खूबसूरती को देख रहा था। तभी दक्ष को दूर कहीं एक ट्रेन जाती हुई देखकर दक्ष और भी ज्यादा हैरान रह गया। वो कोई आम ट्रेन नहीं लग रही थी, वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ट्रेन थी। हेलो दोस्त, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है? दक्ष एक लड़के से पूछता है। वो लड़का देखने में दक्ष से 1 या 2 साल बड़ा ही होगा। क्या तुम यहां पर नए हो क्या? वो लड़का दक्ष से पूछता है। हाँ, मैं अभी अभी यहां पर आया हूं। दक्ष कहता है। हेलो, मेरा नाम देव रंधावा है, और तुम्हारा? देव दक्ष से पूछता है। दक्ष है मेरा नाम, दक्ष कहता है। उस ट्रेन को नोवा यूजी ट्रेन कहा जाता है और ये बाकी चारों बेस को जोड़ती है। देव कहता है। बाकी 4 बेस? दक्ष थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ कहता है। तुम्हें नहीं पता है क्या कि हमारे पास टोटल 5 बेस है, जिनमें ये हमारा नोवा बेस सबसे बड़ा बेस होने के मामले में दूसरे नंबर पर है। देव कहता है। यदि नोवा बेस दूसरे नंबर पर है तो 1 नंबर पर कौन है?
दक्ष देव से पूछता है। नेक्सस बेस इस मैजिकल वर्ल्ड में ह्यूमंस का सबसे बड़ा बेस है। नेक्सस बेस में ऑल ओवर वर्ल्ड के ब्लड हंटर आते हैं। वो इस बेस से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 3 पर एलीट जोन आता है और नंबर 4 पर एवो जोन और लास्ट में नंबर 4 क्वांटम जोन आता है। ये क्वांटम जोन को छोड़कर बाकी सबको ये हाइपर यूजी ट्रेन आपस में जोड़ती है और ये ट्रेन फुली इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने वाली है। देव दक्ष को बताता है। एपिसोड 9 हाइपर व्हीकल्स। ये क्वांटम जोन को छोड़कर बाकी सब बेस को ये हाइपर यूजी ट्रेन आपस में जोड़ती है और ये ट्रेन फुली इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने वाली है। देव दक्ष को बताता है, तुम्हें तो यहां के बारे में बहुत कुछ पता है। लगता है तुम यहां पर काफी पहले से आ गए थे। दक्ष देव से कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भी 2 दिन पहले ही इस वर्ल्ड में एंटर किया हूं। मैंने इन्हीं 2 दिनों में सब कुछ पता लगा लिया। यदि तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। देव बताता है, ठीक है, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक स्टार ब्लड बीस्ट कहां मिलेंगे? दक्ष देव से पूछता है, चलो मैं भी एक स्टार ब्लड बीस्ट के एरिया में ही जा रहा हूं। जाते वक्त तुम्हें बाकी चीजों के बारे में भी बता दूंगा। देव दक्ष से कहता है, थैंक यू दोस्त। दक्ष बड़ी ही हम्बली देव को थैंक यू बोलता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा दक्ष, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है? देव दक्ष से पूछता है, लेकिन दक्ष ना कह देता है, तुम्हें पता है कि इस बेस में तुम वेपन से लेकर हर प्रकार के रेलिक्स यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन उनको खरीदने के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे खर्चने पड़ेंगे। देव कहता है और फिर दोनों बेस के बाहर वाली साइड की तरफ जाने लगते हैं। बाहर जाकर दक्ष देखता है कि बेस की दीवारों पर बहुत सी हाईटेक फ्लाइंग कार लगी हुई थी। हालांकि बाकी सभी फ्लाइंग कार के हेलीपैड खाली ही थे। केवल एक ही फ्लाइंग कार अभी वहीं पर थी। तुम्हें लगता है कि सरकार और बाकी अमीर लोगों ये सब पिछले 6 साल में बनाया है? दक्ष उन सभी को देखते हुए देव से कहता है, ये सब बकवास है। इस नोवा बेस और बाकी बेसों को बनाने में 25 साल से कम समय नहीं लगा होगा, या फिर हो सकता है कि उससे ज्यादा समय भी लगा हो, किसे पता। ये तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए था कि ये सब 6 साल पहले शुरू हुआ था। देव दक्ष से कहता है, क्या तुम्हारे पास 500 रुपए है क्या? देव पूछता है, मैं तो 10 रुपए भी नहीं लेके आया। पर क्यों? दक्ष देव से कहता है, क्योंकि हमें इस बेस से एक स्टार ब्लड बीस्ट के इलाकों में जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नोवा बेस के 10 किलोमीटर के रेडियस में एक भी ब्लड बीस्ट नहीं है। इस एरिया में लो स्टार वाले ब्लड बीस्ट नहीं आते हैं, केवल हाई स्टार जैसे 5 स्टार, 6 स्टार और इससे ऊपर के ब्लड बीस्ट ही इस एरिया में घुसने की हिम्मत करते हैं। देव दक्ष को बताता है, लेकिन यहां पर ऐसा भी क्या है जिससे सारे लो लेवल ब्लड बीस्ट यहां से दूर रहते हैं? दक्ष क्यूरियस होता हुआ दक्ष से पूछता है, जब हम उस एरिया को क्रॉस कर लेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तब तक मैजिकल वर्ल्ड के अमेजिंग व्यू को एंजॉय करो। देव दक्ष को कहता है और फिर वो उस फ्लाइंग कार में दक्ष को ले जाता है। सुनो देव, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दक्ष देव को रोकता हुआ कहता है, जस्ट चिल ब्रो, तुम्हारा भाई है ना। देव अपने बालों को एडजस्ट करता हुआ अजीब से फेस एक्सप्रेशन के साथ दक्ष से कहता है। उसे ऐसा करता देखकर दक्ष को हंसी आ जाती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। जैसे ही दोनों उस कार में बैठते हैं वैसे दक्ष देखता है कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी। उसका एक ही रूट था, उस पर वो आना जाना करती थी, और यदि उसने किसी ब्लड बीस्ट को बीच रास्ते में ही डिक्टेट कर लिया तो ये वापस बेस लौट आएगी और साथ ही साथ ये एक साथ 10 लोगों को कैरी कर सकती है। अभी दक्ष और देव दोनों फ्लाइंग कार में बैठे ही थे कि तभी 5 लोग उस फ्लाइंग कार में और आ गए। जब दक्ष उन लोगों को देखता है तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर उसे कुछ याद आता है, उसके बाद के शांत हो जाता है। वो लोग इशिका और उसके 4 साथी थे। उन चारों में से एक उनका बॉडीगार्ड था जिसको उसने मेट्रो ट्रेन में देखा था। इशिका और उसकी तीनों दोस्त अपने पिछले हंटिंग मिशन के बारे में बात कर रही थी। अरे ये तो इशिका है, आज तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। इशिका को देखकर देव की आंखों में चमक सी आ गई और उसी चमक के साथ वो दक्ष से कहता है। दक्ष उसकी एक्साइटमेंट और आंखों में चमक देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? दक्ष देव से पूछता है। एक्साइटेड क्यों ना हूं, आज पहली बार मुझे इशिका के साथ एक ही साथ बैठने का मौका मिला है, खुशी की बात तो होगी ना। लेकिन उसका बॉडीगार्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। देव दक्ष को कहता है, उसके बॉडीगार्ड में क्या खराबी है, वो तो अपना काम कर रहा है ना। दक्ष पूछता है,
क्योंकि वो एक लड़का है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई लड़का उसे छुए भी। यदि ऐसा किसी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देव अपनी एग्रेशन वाली आवाज में दक्ष से कहता है, इसका इशिका का इतना लगाव देखकर लगता है कि मेरे एल लगने वाले हैं। यदि इसे पता कि मैं अभी अभी मेट्रो में गलती से इशिका के ऊपर गिरा था तो ये मुझे यहीं पर गाड़ देगा। दक्ष धीरे से अपने आप से कहता है। इतने में उसके सामने बैठी इशिका दक्ष की बात पर हंस देती है। हालांकि वो इतनी दूर से ना तो देव की ओर ना ही दक्ष की बात सुन सकती थी। दक्ष की बात सुनने के लिए मेट्रो में इशिका ने दक्ष के ऊपर ट्रांसमिशन रेलिक का यूज किया था, जिसके कारण वो दक्ष की बात सुन पाती है। ट्रांसमिशन रेलिक, ये रेलिक जिस इंसान के द्वारा जिस इंसान पर यूज किया जाता है, वो रेलिक यूजर उस इंसान की किसी स्पेसिफिक टॉपिक या वर्ड या इंसान के बारे में सुन सकता है। ये रेलिक उस इंसान के माइंड से कनेक्टेड होता है, जिससे वह उसकी दिमाग की बातें तो नहीं पढ़ सकता है लेकिन बोलने वाली बातें जरूर सुन सकता है। जब इशिका ने मेट्रो में दक्ष के ऊपर ट्रांसमिशन रेलिक का यूज किया था, हालांकि उसने ये गलती से किया था, लेकिन बाद में उसने उस रेलिक स्किल को रिमूव करने की बजाय उसने अपने बारे में सब कुछ सुनने का डिसाइड किया। और फिर दक्ष जब भी इशिका के बारे में कुछ बोलेगा वो सब कुछ इशिका को सुनाई देगा, चाहे दक्ष उससे कहीं पर भी हो। और दूरी, हालांकि अब तक किसी ने भी इस स्किल की दूरी का टेस्ट नहीं किया था, लेकिन जहां तक है ये एक ही वर्ड में वर्क करती और 100 किलोमीटर के दायरे में वर्क करती है। क्या लगने वाले हैं? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम दक्ष? देव पूछता है। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि क्या इशिका तुम्हें पसंद करती है। दक्ष कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसे पसंद करता हूं ना। देव उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, तू दिमाग से सटिया गया है। क्या इशिका नोवा बेस में इतनी पॉपुलर है क्या? दक्ष देव से पूछता है। पॉपुलर? ये तो बहुत पॉपुलर है। नोवा बेस में ऐसा कोई होगा जिसे इसके बारे में ना पता हो। ये अंडर 20 एज ब्यूटी में फर्स्ट रैंक इशिका की है, देव बताता है। अब ये अंडर 20 एज ब्यूटी क्या है? दक्ष कंफ्यूज होता हुआ पूछता है। ये एक कॉन्टेस्ट है जिसमें 20 साल से कम एज वाली लड़कियों का कॉन्टेस्ट होता है। इसमें वोटिंग के हिसाब से नोवा बेस की सबसे खूबसूरत होना का टाइटल मिलता है और इस साल भी ये टाइटल इशिका को मिला है। देव कहता है, इस साल भी? दक्ष कहता है, इस साल भी मतलब यह है कि ये पिछले साल भी 1 सेंट रैंक थी। देव कहता है। इतने में देव और दक्ष दोनों देखते हैं कि इशिका अब उन दोनों की तरफ देख रही थी। जैसे ही इशिका ने दक्ष को देखा वैसे ही दक्ष के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इशिका जिस तरह दक्ष को देख रही थी दक्ष को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। एपिसोड 10, इशिताज वेपन। इतने में देव और दक्ष दोनों देखते हैं कि इशिका अब उन दोनों की तरफ देख रही थी। जैसे ही इशिका ने दक्ष को देखा वैसे ही दक्ष के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इशिका जिस तरह दक्ष को देख रही थी दक्ष को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। इधर देव की खुशी देखकर दक्ष अपने आप से कहता है, क्या ही सिचुएशन है, एक के लिए खुशी तो वही दूसरे के लिए खतरे का संकेत। तुम्हारे। इशिका उन दोनों को देखते हुए इतना ही कहती है। इससे पहले ही देव कहता है, मेरा नाम देव रंधावा है और इसका नाम दक्ष है और ये मेरा दोस्त है जो 1 घंटे पहले ही बना है। ये सुनकर दक्ष ने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब देखकर इशिका भी स्माइल कर देती है। मेरे भाई रुक जा, उसको पहले अपना सेंटेंस तो पूरा करने दे, उसे बोलने तो दे, वो क्या पूछना चाहती है। दक्ष देव से कहता है, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आप क्या पूछ रही थी? देव इशिका से माफी मांगता हुआ कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम्हारे दोस्त के पास कोई हथियार नहीं है क्या? इशिका देव से पूछती है। ये आज ही नोवा बेस आया है इसलिए इसके पास वेपन नहीं है। मेरे पास एक वेपन है, उससे हम दोनों अपना काम निकाल लेंगे। देव इशिका से कहता है, तुम जानते हो ना कि यहां पर सरवाइव करना आसान नहीं है। ये लो, ये स्वॉर्ड अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगी। इशिका अपने बॉडीगार्ड से एक स्वॉर्ड दक्ष को देती हुई कहती है, थैंक यू आपका। लेकिन दक्ष इतना ही कह पाता है कि तभी दक्ष को एक आवाज सुनाई देती जो इशिका की ही थी। मैं इशिका हूं और ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये आवाज सिर्फ तुम्हें हो सुनाई देगी। ये 1 वॉइस रेलिक स्किल है, इसको सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। अब ध्यान से सुनो, यदि तुमने स्वॉर्ड लेने से मना किया तो फिर देख लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही किसी ब्लड बीस्ट के हाथों मारे जाओ। तूने मेरा फर्स्ट किस बर्बाद किया है,
चाहे किसी और के कहने पर यह सब किया हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा फर्स्ट किस तो बर्बाद किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं। अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है, इसलिए जब तक मैं अपना हिसाब बराबर नहीं कर लेती तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इशिका ओवी रेलिक स्किल के जरिए दक्ष से बात करती है। थैंक यू सो मच आपका। देव बिना एक भी सेकंड की देरी किए वो उस बॉडीगार्ड के हाथों से स्वॉर्ड लेता है और फिर उसे दक्ष को से देता है। थैंक यू इशिका जी, दक्ष कहता है। दक्ष इशिका को ये सब कहता तो है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। दक्ष वो टावर देख रहे हो, वो एक यूनिक और पावरफुल साउंड वेव को जनरेट करता है। इस साउंड वेव के कारण ही लो स्टार वाले ब्लड बीस्ट इस एरिया में एंटर नहीं करते हैं। देव दक्ष को बताता है, लेकिन अब दक्ष देव की इन फालतू बातों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी इशिका पर लटका हुआ था। अब उसके लिए ब्लड बीस्ट के एंटर करने या ना करने से कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके बाद वो जगह भी आ गई जहां पर हाइपर फ्लाइंग कार वापस बेस जाने के लिए मुड़ती है। सभी लोग उस हाइपर कार से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते के बाद इशिका ने एक 6 फुट ऊंचा और 10 फुट से ज्यादा लंबा एक बीस्ट बुलाया, जिसे देखकर दक्ष की आंखें हैरान थी। वो बीस्ट देखने में घोड़े जैसा था, लेकिन उसके 4 पैर नहीं बल्कि 8 पैर थे और उसका चेहरा भी काफी यूनिक था। उसके बाद सभी लोग उस बीस्ट पर बैठकर वहां से चले गए। देव अभी इशिका ने जिस बीस्ट बुलाया वो क्या था? दक्ष देव से पूछता है। मेरे भाई दक्ष, तुम अभी तक इस दुनिया के बारे कुछ भी नहीं जानते हो। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। ये एक पेट रेलिक है, यानी कि ऐसा बीस्ट जो किसी रेलिक को यूटिलाइज करने के बाद मिलता है। ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारा एक पेट है जो तुम्हारे ऑर्डर मानेगा। देव दक्ष को पेट रेलिक के बारे में बताता है। और हाँ, एक बार और, यहां इस मैजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे बीस्ट भी जो इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं। उन्होंने इंसानों की तरह कपड़े भी पहने होते हैं। उनको देखकर उन्हें इंसान मत समझ लेना। देव फिर से दक्ष को बताता है। तो फिर मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? दक्ष क्यूरियस होता हुआ पूछता है। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके सिर पर भी ब्लड बीस्ट की तरह एक सिंबल होता है। देव दक्ष को दोनों बातें बताता हुआ कहता है। उसके बाद वो दोनों एक स्टार ब्लड बीस्ट वाले एरिया में चले जाते हैं। दक्ष, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इशिका 2 स्टार स्वॉर्ड तुम्हें ऐसे ही दे दी, वो भी बिना किसी जान पहचान के। सच में इशिका कितनी साफ और हम्बल दिल की है। देव इशिका की तारीफ करती हुई कहती है। हाँ, तुम्हारे हिसाब से वो कितनी हम्बल और केयरिंग है, लेकिन जब तुम मेरी जगह होते तब पता चलता कि वो कितनी डेंजरस है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए हालांकि उसने ये सब किसी भी मोटिव से किया हो, लेकिन उसने मेरी मदद तो की है। दक्ष धीरे से अपने आप से कहता है। क्या? देव कहता है। मैं कह रहा हूं कि तुम सच कह रहे हो, वो अच्छी तो है। दक्ष कहता है। इधर इशिका उन दोनों की बातें सुन रही थी, तभी उसकी दोस्तों में एक जिसका नाम हर्षिता था, वो उससे पूछती है। अरे इशिका, तुम कहां पर खोई हुई हो? हम कब से पूछ रहे हैं। हर्षिता इशिका को अपने हाथों से हिलाती हुई पूछती है। सॉरी, क्या पूछ रहे हो? इशिका कहती है। तुम्हें वो नया लड़का जो अभी अभी हाइपर कार में था, वो दक्ष, तुझे कैसा लगा? हर्षिता इशिका से पूछती है। क्या मतलब कैसा लगा? इशिका हर्षिता की बातों को समझ नहीं पाई, इसलिए वो हर्षिता से पूछती है। मेरा मतलब यह है कि वो देखने में काफी हैंडसम है ना? हर्षिता इशिका से कहती है। मुझे नहीं लगता है कि वो हैंडसम है। इशिका हर्षिता और बाकियों को कहती है। हाँ, इशिका सही कह रही है, वो इतना भी खास नहीं था। उसका शरीर बहुत कमजोर है। उसका शरीर देखने में हड्डियों का ढांचा लग रहा था। इशिका की एक और दोस्त जिसका नाम आश्वी था, वो कहती है। अरे तुम दोनों भी ना, तुम दोनों ने उसके शरीर को देखा है, कभी उसके चेहरे को देखा है? वो कितना ऑसम है। उसका शरीर इतना कमजोर होने के बाद भी उसका चेहरा एकदम परफेक्ट था। उसके शरीर की कमजोरी उसके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। चौथी लड़की जिसका नाम कायरा था, वो इशिका और आश्वी से कहती है। कायरा सही कह रही है, तुम दोनों तो लड़की की बॉडी को देखते रहती हो, कभी उनकी शक्ल पर भी ध्यान दे लिया करो। हर्षिता कहती है, लेकिन इशिका उसकी बातें सुनने के बजाय किसी और ही ख्याल में खो गई थी। जब 2 साल पहले दक्ष को स्कूल से निकाला गया था, तब तो वो काफी अच्छा खासा था, लेकिन 2 साल बाद उसे ऐसा भी क्या हो गया कि
कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि हड्डियां भी दिखाई देने लगी। इशिका दक्ष के बारे में सोचती है। इशिका, तू एक बार फिर अपने ख्यालों में खो गई ना? कहीं तुम उस दक्ष के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? हर्षिता इशिका से कहती है। इशिका हर्षिता से कहती और फिर आगे बढ़ जाती है। बकवास बंद कर हर्षी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।